हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वापस से एक बार फिर वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला। दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके दोस्तों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले एक बार हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा वापस देख लेते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि कोई एक सिस्टम है, ओके, जिसका इंटरनल एनर्जी U1 है और इसको हम Q हीट देते हैं तब इंटरनल एनर्जी हो जाती है U1 प्लस Q। उसके बाद हीट देने पर सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, तो U1 प्लस Q प्लस W और फाइनल इंटरनल एनर्जी हम फाइंड करते हैं U2। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W हमारे पास इक्वेशन आती है जिसके अलग अलग जो है साइन हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन लैंग्वेज, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे सामने कई सारी जो है लिमिटेशन आ जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कम्प्लीटली काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो नहीं बताता। उसमें हमने ये देखा था कि हम हीट को चेंज कर सकते हैं, किसमें, वर्क में। हीट को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, वर्क में। Q1 हीट दिया तो सिस्टम वर्क कर रहा था, लेकिन जो हम चेंज कर रहे हैं हीट को वर्क में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी डायरेक्शन को नहीं बता पाता है ना। जनरली हम देखते हैं कि ये हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, दोनों को कनेक्ट किया तो हीट जनरेट जो है, हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा हॉट टू कोल्ड, यानी गर्म से ठंडे की तरफ। लेकिन ठंडे से गर्म की तरफ क्या हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, इसके बारे में जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। तो ये इसकी बेसिकली क्या है, एक लिमिटेशन है। ओके, इसके बाद सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किसके बारे में बताता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी टर्म आती है थर्मोडायनेमिक्स की। यह बताता है हमें किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में। किसके बारे में बताएगा, एंट्रोपी के बारे में बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के बारे में बताएगा। अब ये एंट्रोपी क्या वाला है क्या, है ना। अगर सिंगल वर्ड में हम इसको बोले तो एंट्रोपी का मतलब होता है सिस्टम का रैंडमनेस, सिस्टम का रैंडमनेस, है ना। रैंडम मतलब क्या होता है, जो मिसमैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं, अव्यवस्था। रैंडमनेस को हम क्या कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में, अव्यवस्था। हम हमारी तरफ से इसको समझते हैं कि अव्यवस्था। दोस्तों, इसको समझने के लिए देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास जो है वाटर है, ओके, मेरे पास वेपर है और मेरे पास आइस है। ये तीन चीज़ें हैं मेरे पास, है ना। तो वेपर को हम क्या कह सकते हैं कि ये गैस है। वाटर यानी क्या है दोस्तों, लिक्विड है। और ये क्या है दोस्तों, सॉलिड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर मॉलिक्यूल बिल्कुल डिसिप्लिन में होते हैं, एकदम व्यवस्थित मैनेजमेंट होता है उनका, तो आप बोलोगे सर सॉलिड, है ना। सॉलिड जो होता है उसके अंदर सारे पार्टिकल जो है एक फिक्स जो है स्पेस के अंदर होते हैं, तो कोई भी अपने ऐसा मूवमेंट वो नहीं कर सकते। इसका मतलब अव्यवस्था, ये व्यवस्थित है, इसका मतलब ये अव्यवस्था इसके अंदर नहीं है। अब मैं ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित आपको किस में मिलेंगे पार्टिकल, तो आप क्या बोलोगे, गैस। अगर मेरे यहाँ पर अभी गैस का पार्टिकल है ना, तो जरूरी नहीं कि यही रहेगा, वो कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, हमेशा गैस की, उससे कम लिक्विड की। लिक्विड में मॉलिक्यूल का मिसमैनेजमेंट होता है, लेकिन वो कंटेनर की सरफेस छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर गए तो फिर वो गैस बन गए। गिलास के अंदर पानी है तो उस वाटर के मॉलिक्यूल रैंडमनेस होगी, लेकिन कहाँ तक होगी, वो गिलास के अंदर ही होगी, बाहर नहीं है। बाहर गए तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में, तो रैंडमनेस और बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के
एंट्रोपी का सीधा सिंपल एक वर्ड में हम मतलब देखें तो रैंडमनेस, और हम अपनी लैंग्वेज में बोले अव्यवस्था जिसको बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे जो है अव्यवस्था मिसमैनेजमेंट बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आया है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किसके बारे में बताता है, तो ये हमें बताता है किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में बताता है। अब हमें इसमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन है नहीं दोस्तों, इसके कुछ स्टेटमेंट है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है ना, यानी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस ब्रह्मांड की एंट्रोपी दिनों दिन इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है ना, हम भी देखते हैं अपने चारों तरफ जनसंख्या विस्फोट, है ना, दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अव्यवस्था, पहले एक घर के अंदर एक फैमिली रहती थी, फिर उसके 2 बच्चे हुए तो कितनी फैमिली, एक खुद की और 2 बच्चों की 3 फैमिली होगी, 3 के 2 हो गए, है ना। तो 2-4 का तो पता ही नहीं, आजकल तो कम है, फिर भी पहले तो 5-7-10 को पता नहीं था कि अचानक जो है एंट्रोपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अभी तो फिर भी कंट्रोल है। लेकिन ब्रह्मांड की एंट्रोपी कंटिन्यू क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ ही रही है, वो कभी कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका ये कौन सा स्टेटमेंट है, इसका यह फर्स्ट स्टेटमेंट है, और वो भी कौन से प्रोसेस से, स्पॉन्टेनियस। कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, यानी जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं स्वतः प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्वतः प्रक्रम। इस ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, और एंट्रोपी बढ़ रही है कौन से प्रोसेस से, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या मतलब होता है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें होती है सब अपने आप ही होती है ना। जैसे जल चक्र जो चलता है वो अपने आप चलता है, समुद्र का पानी वेपर बनता है, वेपर से जो कंडेंसेशन होते है, बारिश होती है, तो ये कैसे प्रक्रम है, ये स्वतः प्रक्रम है ना, अपने आप होने वाले प्रक्रम है। और इसी प्रक्रम से क्या हो रही है, एंट्रोपी कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट आपको ये याद रखना है किसका, स्लॉट यानी सेकंड लॉ। इसको शॉर्ट में जब हम पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको स्लॉट, बार बार लिखे नहीं इसलिए क्या बोलते हैं, स्लॉट। फर्स्ट को क्या बोला था, फ्लॉट, सेकंड को क्या बोलेंगे, स्लॉट। स्लॉट मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, एंट्रोपी के बारे में बताएगा। पहला स्टेटमेंट इसका, ब्रह्मांड की एग्जाम में आ जाए कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, कौन से प्रोसेस से, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। कौन से रूल को शो करता है, सेकेंड लॉ को स्लो करता है। सेकेंड लॉ क्यों दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट जो है लॉ कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसकी कुछ क्या होती है, लिमिटेशन होती है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में। तो हम इसको एक बार अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो, बिना बाह्य बल के बिना स्पॉन्टेनियस, या हिंदी में लिख देते हैं स्वतः प्रक्रम को आप रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। समझना इसको। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि पहला स्टेटमेंट हमने ये पढ़ा कि एंट्रोपी बढ़ रही है और कौन से प्रोसेस से, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से ही बढ़ रही है। तो इसको कम कैसे करें, है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से बढ़ रही है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को
अगर हम बिना बाह्य सोर्स से हम उसको रिवर्स यानी उल्टा नहीं कर सकते। दोस्तों एक फल नीचे गिरता है तो कौन सा प्रोसेस हुआ? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, लेकिन आप उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्या उल्टा कर सकते हो? कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स के बिना आप उसको उल्टा नहीं कर सकते। उस एप्पल को अगर वास्तविक में आपको वापस ऊपर ले जाना है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल सोर्स के बिना आप उसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, जैसे बारिश का पानी कंडेंसेशन होकर नीचे आ रहा है ना, तो आप सोच रहे हो कि मैं इस पानी को वेपोराइज कर दूं। ओके, तो इवेपोरेशन, अगर आपको उसको वेपोराइज करना है, वापस ऊपर भेजना है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। अगर लैब के अंदर आप ये प्रोसेस करवा रहे हो तो ऐसे जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे हमेशा कैसे होते हैं? वो सारे हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर आप स्वतः प्रक्रम को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। इस मार्कर को मैं नीचे फेंकता हूँ, ये अपने आप जाएगा ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन तो ये स्वतः प्रक्रम हो गया। लेकिन वापस अगर आपको इसको ऊपर लाना है तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। विदाउट फोर्स आपका काम होने वाला नहीं है। ओके, तो ये इसका कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों? ये इसका सेकेंड स्टेटमेंट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट लेते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो किसका स्टेटमेंट है? क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है? जैसे मेरे पास ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये क्या है? हॉट, और ये क्या है? कोल्ड। ये हॉट है और ये क्या है? कोल्ड। ए सिस्टम जो है हॉट है और बी क्या है? कोल्ड है। तो क्लासियस ने ये कहा था कि आपको अगर टेम्परेचर में चेंज करना है या फिर एक्सचेंज करना है तो यह असंभव है ना? क्या है? इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल हीट ट्रांसफर कोल्ड टू हॉट, है ना? सिंपल अपनी भाषा में बोले कि ठंडे से गर्म की तरफ कभी भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। हीट का ट्रांसफ़र हमेशा कहाँ होता है? गर्म से ठंडे की, यानी हॉट टू कोल्ड होता है। कोल्ड टू हॉट होना क्या होता है दोस्तों? असंभव होता है। तो क्लासियस का स्टेटमेंट क्या था? क्लासियस ने ये बोला था कि इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? एक्सचेंज ऑफ हीट या ट्रांसफ़र ऑफ हीट कोल्ड टू हॉट। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर हीट का ट्रांसफ़र जो है वो क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कौन सा क्लासियस स्टेटमेंट है? ओके, दोस्तों फोर्थ स्टेटमेंट केल्विन एंड प्लांक साइंटिस्ट ने दिया था सेकेंड लॉ से रिलेटेड। और वो क्या था? उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आप कोई मशीनरी का निर्माण करते हो, अगर आप कोई मशीनरी का निर्माण करते हो या कोई मशीन बनाते हो तो ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगी, है ना? यानी ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो 100% दक्षता यानी एफिशिएंसी, दक्षता के साथ वर्क करती है, कार्य करती है। यानी जो आप हीट दोगे, है ना, वो हीट किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में। किस में? अब ये कहता है कि 100% इसका ट्रांसफ़र संभव
नहीं है। जितना आपने हीट दिया है वो 100% कभी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, हीट देते पर सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। तो जो हम हीट जनरेट करते हैं वो 100% कभी भी जो है वो वर्क में कन्वर्ट, ऐसी कोई हम मशीन बना ही नहीं सकते हैं। जैसे हम मान लो गाड़ी के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलाते हैं, अब हम ऐसा पढ़ते हैं कि 1 लीटर से इतना जो है किलोमीटर गाड़ी चलती है, लेकिन वो 100% कन्वर्जेशन नहीं है, क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो बहुत जगह फ्रिक्शन होता है, उसमें भी एनर्जी यूज होती है, कई सारे एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, उसमें भी जो है यूज होती है। तो ऐसी कोई मशीन बनाना असंभव है जो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करती है। 100% एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर 1 लीटर से 100 किलोमीटर चलती है तो 100 ही चलेगी, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि आधी से ज़्यादा एनर्जी, जैसे हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, है ना, कि एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में जब ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, तो सिर्फ होता कितना है, 10% होता। जैसे मान लो एक चूहा घास खाता है ना, और चूहे को कोई खा गया तो उसका 10% ही जो है वो मिलेगा, ऐसा नहीं कि 100% जो एफिशिएंसी के साथ मिलेगा। तो 100% एफिशिएंसी के साथ कोई वर्क करे ऐसी मशीन बनाना क्या है, असंभव है। ओके, इसका एक और स्टेटमेंट है, ये केल्विन और प्लैंक का है, और ये किसका है, केल्विन का ही है, कि लोअर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर किसी सिस्टम को काम में नहीं लिया जा सकता, काम में नहीं लिया जा सकता। लोअर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर किसी सिस्टम को काम में लिया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उस सिस्टम में हमने गैस को लिया था, है ना। गैस की जगह अगर हम पानी ले लें तो 0 डिग्री या 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो जब तक पानी वो लिक्विड फेज में है, तब अगर हम उसको हीट देंगे तो वो क्या करेगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा और सिस्टम एक्सपेंड करेगा, वर्क करेगा। लेकिन बिल्कुल टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए तो वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। उस समय सिस्टम काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। यानी किसी भी, मेरे पास ये सिस्टम में इसका लोअर जो टेम्परेचर है, इससे भी अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दिया, दोस्तों ये इसका लाइन, इसी लाइन ने एक लॉ को जन्म दिया था। वो लॉ कौन सा था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड था कि अगर इसका टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट सुन के एक साइंटिस्ट था, नर्स, है ना, जिसको आप 12th में पढ़ते हो, नर्स इक्वेशन, उसकी पूरी नींद आराम हो गई थी। इसने बोला था कि मिनिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर किसी सिस्टम को हम काम में नहीं ले सकते हैं। ओके, और ऐसा क्यों बोला इसने, इसका आंसर दिया था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी इसी स्टेटमेंट से एक नया जो है लॉ बॉन्ड हुआ, वो कौन सा था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो स्लॉट है, इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला किसके बारे में बताती है, एंट्रोपी के बारे में। इसका मेन काम क्या है, या मैंने ये क्यों दिया गया सेकेंड लॉ, क्योंकि ये डायरेक्शन को नहीं बताता है। ध्यान रखना, किसको नहीं बताता है, डायरेक्शन को नहीं बताता है। एक डायरेक्शन को तो ये बता दिया कि हॉट से कोल्ड होता है, लेकिन कोल्ड से हॉट इसके बस की बात नहीं है। ओके, एंट्रोपी के बारे में बताता है। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस, मिसमैनेजमेंट, है ना, गैस की सबसे ज़्यादा होती है। एक, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास आइस है, क्या है, आइस है, और आइस को मैंने हीट किया, तो बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। तो आइस पहले सॉलिड थी, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, तो मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, तो एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर मैं आपसे पूछूं एग यानी अंडा, एग, अंडा, अगर अंडे को हीट किया जाए, अंडे को हीट किया जाए तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही स्पेशल IIT तक के एग्जाम में ये पूछा गया है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, एंट्रोपी यूनिवर्स की कांस्टेंट रहती है। सेकेंड स्टेटमेंट,
किसी भी जो है प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बाह्य फोर्स के बिना आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हीट का ये थर्ड स्टेटमेंट जो है, कोल्ड टू हॉट का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो सकता। केल्विन प्लांक ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे। और केल्विन का स्टेटमेंट ये था कि लोअर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर सिस्टम काम में नहीं करेगा। तो 5 स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट लिखा आएगा, आपको पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये किसने दिया, ये किसने बोला और ये किसने बोला। ओके, बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्शन को नहीं बता सकता। एंट्रोपी, और ये एंट्रोपी कब बढ़ती है और कब घटती है। क्लियर। तो ये था हमारा दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार इसको ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ।